पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। राष्ट्रीय विकास योजना द्वारा आयोजित गन्ना के किसान मेले की मुख्य झलकियां। लहसुन की फसल में गांठ बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। मक्का की फसल में लगने वाले झुलसा रोग का कैसे करें नियंत्रण। राष्ट्रीय विकास योजना के तहत गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर में गन्ना किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को जैविक उर्वरकों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तरीके से किसानों को खेती करने के गुर भी सिखाए। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले किसान को पुरस्कृत भी किया गया। मेले में आए कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते परिवेश और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सलाह किसानों को दी, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन और लाभ मिल सके। तो आइए पहले देखते हैं इस गोष्ठी की मुख्य झलकियां। इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्या था और गन्ना किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी था, इस विषय पर चर्चा कर रही हैं गन्ना शोध केंद्र गोरखपुर की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुचिता सिंह। गन्ना विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने किसानों को किस तरह से ये बता सकें कि जो ये कार्य कर रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक यहाँ से जो नई नई वैरायटीज, नया नया तकनीक विकसित करते हैं, वो किसानों तक पहुँच रहा है कि नहीं। मेन रूप से मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो तकनीक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निकाला जाता है वो हमारे किसानों तक जा रहा है कि नहीं। इसी के सापेक्ष में हम अपने विभिन्न चीनी मिल, पिपराइच, सरदार नगर, गोरखपुर, बमनान के विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों को आज यहाँ एकत्रित किए हैं, जिसमें हमारे प्रगतिशील किसानों के अतिरिक्त सभी सोसाइटी के चेयरमैन भी उपस्थित हुए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा जो भी नई तकनीक निकलती है उसको सही ढंग से ये अपने खेत पर उतारें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे वैज्ञानिक जो कार्य करें वो हमारे किसानों तक पहुंच सके। किसान मेला प्रदर्शनी द्वारा ही ये संभव हो सकता है कि हम एक मंच पे सबको एकत्र करके इसके बारे में पूछते हैं। साथ ही हम बाद में प्रश्न भी पूछते हैं कि आपने किस तरह से इस तरह का कार्य किया है कि आपको इतना उपज मिल रहा है। यहाँ जो स्टॉल लगाए हैं विभिन्न विभागों के द्वारा लगाया गया है, केवल किसानों को ये दिखाने के लिए कि गन्ना के अलावा हम जैसे वृंदावन योजना वाले लगाए हैं, जिसमें कि वो सभी तरह के पौधे के नर्सरी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में
ढाड़ा चीनी मिल हैं, उनका स्टॉल है, और केंद्रीय जैविक नियंत्रण जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और जैविक नियंत्रण से आज हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि हम रसायनों को एक तरफ कर दे रहे हैं, और जैविक नियंत्रण द्वारा ही हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हर फसल को हम बचा सके कीड़ों से और बीमारियों से। मेले में किसानों को गन्ने की उन्नत प्रजातियों के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, ताकि किसान भाई गन्ने की खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस मेले में जिन किसानों ने गन्ने की फसल से अधिक उपज ली है, उन्हें संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया गया। अब हम अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारी सोच है, जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके बिल्कुल पीक में है। अगर इस हो सकता है जब वाली प्रजातियों का रकबा अब इससे ज्यादा में आई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। CO 98-014 UP 05125 कोसा 08272 इन प्रजातियों जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे इन प्रजातियों को न लगाया जाए। कारण ये कि हाई पोटेंशियल और हाई सुगर वैरायटीज है, ये ज्यादा हमारे हाथ आई है वैज्ञानिकों द्वारा कि हम इसको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं ये हर मंच पे हर जगह ये अनुरोध करता हूँ, आप भी इस पे ध्यान देंगे। जो ऊपर कहीं इस तरह से इनको आप निचले जगहों पे भी हम लगा सकते हैं। तो ये मेरा पहला अनुरोध है कि 238 118 98-014 इनको निश्चित रूप से अस्वीकृत हो रही है। उसके विकल्प के रूप में सेवरई संस्थान द्वारा 2 प्रजातियां आई हैं। एक कोसे 084 देख पाता हूं कि ये प्रजातियां भी उनको रिप्लेस कर पाएंगे। तो आने वाले 3-4 वर्षों में इनका बीज देंगे। सर आपको एक इस वर्ष लगभग 12,800 कुंटल जो है बीज गन्ना का आवंटन था हमारे संस्थान से, जिसमें लगभग 50% के आसपास का उत्थान हो चुका है अभी तक। टोटल उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो 4 वर्षीय बीज बदलाव कार्यक्रम है, इसमें काफी और तकनीक का यह असर रहा है कि जो आज हमारी रिकवरी और पैदावार थोड़ी सी तुलनात्मक महाराष्ट्र या साउथ से हुई है। जिन किसानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, योजना वर्ष 13-14 और 14-15 में हमारे कुल 10 किसान चयनित हैं। इन किसान भाइयों को आप महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति प्राप्त करें। और 14-34 इनकी प्रजाति है, बड़ा अच्छा उत्पादन किया है। 923 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इनका उत्पादन है। ये मेला 4 मार्च को गन्ना शोध संस्थान परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से किसान आए और गन्ना की खेती पर नई जानकारियां ली। इस प्रकार इस मेले का सफल समापन हुआ। इस मेले पर इस संस्थान के उपायुक्त डॉक्टर RB राम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गन्ना विकास विभाग गोरखपुर द्वारा मेले का आयोजन गन्ना शोध केंद्र गोरखपुर पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ जो हमारी उन्नतशील गन्ने की प्रजातियां हैं और जो हमारी नई तकनीकें आ रही हैं गन्ने के विकास में, इसको किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसान जो है इसका उपयोग करते हुए अपने उत्पादकता को बढ़ाए। उद्देश्य यह प्रमुखता से है कि कम क्षेत्रफल में गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और किसान को कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और उसकी समृद्धि हो। किसान भाइयों, कल के अंश में आपको हम दिखाएंगे गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में आयोजित किसान मेले की विशेष प्रस्तुति। तो कल का अंश देखना मत भूलिएगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से लहसुन की बुआई की थी, उनकी फसल में इस समय गांठ बननी शुरू हो गई है और फसल की इस अवस्था पर कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिससे आगे चलकर के फसल से अधिक गुणवत्ता युक्त उपज की प्राप्ति हो सके। तो फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं केबीके कन्नौज के डॉक्टर अमर सिंह यादव। किसान भाइयों, लहसुन की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती आ रही है और इसके साथ साथ जो है मसाला उत्पादन में इसका विशेष महत्व है। बाजार भाव भी इसका बहुत अच्छा मिलता है। इस समय खड़ी फसल में हम लोग कौन कौन सी ऐसी शस्य क्रियाएं करें जिससे कि उसका उत्पादन और उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, इसमें जो है 2-3 निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। खुरपी की सहायता से करना चाहिए जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। साथ साथ जो है इसका वायु संचार बढ़ जाता है जिससे कि लहसुन की जो है बल्ब की क्वालिटी और उसका साइज अच्छा हो जाता है और इसका उत्पादन भी जो है बढ़ जाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सी और शस्य क्रियाएं अपनाते हैं। इसमें किसान भाइयों, इसमें फर्टिलाइजर की बात करें, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसके साथ साथ जो है 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो है 20 से 25 किलोग्राम सल्फर का हम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो है हम नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और सल्फर की पूरी मात्रा हम बुवाई के समय प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन हमारा बच जाता है उसको जो है खड़ी फसल में हम 2 से 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो है बुवाई के लगभग 30-35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है 45 से 50 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। तीसरा भाग जो है 60-65 दिन में हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटने से क्या होता है कि पौधे की हाइट जो है बहुत अच्छी जाती है और उसका जो है बल्ब भी अच्छा डेवलप करता है। किसी भी फसल से अच्छी उपज में सिंचाई का बड़ा महत्व है, इसलिए सिंचाई के अंतराल का उचित ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि सिंचाई कैसे दें और कितनी मात्रा में दें। यदि लहसुन फसल की बात करें तो इसमें हल्की सिंचाई करनी होती है। यदि फसल में अधिक पानी भर देंगे तो फसल से मिलने वाली उपज कम प्राप्त होगी। इसलिए सिंचाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। सिंचाई इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कब कब सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि जो है सर्दी के समय में हम लोग क्या करते हैं 10-12 दिन के अंतर पर इसमें सिंचाई करते रहते हैं। साथ साथ जो है जैसे ही इसका गर्मी के समय बढ़ जाता है उस समय इसमें जो है 6-7-8 दिन के अंतर पर हमको सिंचाई करनी पड़ती है। इसके बाद किसान भाइयों, एक बात और इसमें सिंचाई के रूप में हम ध्यान देते हैं कि जब लहसुन पकने की स्टेज में होता है उस समय क्या करते हैं हम लोग, उसमें 15 दिन पहले इसकी सिंचाई रोक लेते हैं। उस समय सिंचाई रोकना बहुत अति आवश्यक होता है क्योंकि सिंचाई रोकने के बाद उसके हम क्योरिंग करते हैं। किसान भाइयों, क्योरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि लहसुन को सुखाते हैं जिससे कि उसका मॉइस्चर भी कम हो जाता है और साथ साथ जो है उसकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्योरिंग करते हैं। एक चीज़ किसान भाइयों और मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो है स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए हम यदि लहसुन की खुदाई से लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले इसमें मैलिक हाइड्राजाइड MH का जो है 3000 ppm का घोल अगर स्प्रे कर लेते हैं उससे लहसुन की स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो है इसको जो है लंबे समय तक हम स्टोरेज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। खुदाई में किसान भाइयों एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हम कभी भी उसकी खुदाई नहीं करते हैं। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि उसमें जो है 15 दिन पहले से रोक लेते हैं। उसके बाद सूखी मिट्टी में हल्का सा जो पानी हल्का छिड़क करके हम जो उसको नमी हल्की पुल्की कर सकते हैं। यदि खोदने की पोजीशन दिक्कत हो रही है तो ऐसी स्थिति में, नहीं तो सूखा खोद करके जो है हम यदि उसकी खुदाई करते हैं तो उसकी लहसुन की स्टोरेज क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसके साथ साथ इसको हम काफ़ी लंबे समय तक जो है स्टोरेज कर सकते हैं और इसका भंडारण कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, मक्का की फसल बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर है और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस समय फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका समय से अगर निदान नहीं किया गया तो उत्पादन में गिरावट होती है। अतः मक्का की फसल में झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम कैसे करनी है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश कुमार सिंह से। भाई, अभी खेत में मक्के की खेती की गई है और मक्के में धान बाल या मोचा आ रहा है। मक्के की फसल में इस समय झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। झुलसा रोग के कारण पौधों की निचली पत्तियों पर पहले छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके बाद ये धब्बे भूरे गहरे रंग के होकर धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई सी दिखाई पड़ती हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर तनों और भुट्टों पर भी भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे भुट्टों में बन रहे दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप जान लें किसान भाई, इस तरह का लक्षण लीफ ब्लाइट कहलाता है, जो हेलिम्थोस्पोडियम टर्सिकम नामक फफूंद से फैलता है। इस तरह का लक्षण किसान भाई आपके फसल पर दिखाई देता है तो आप सावधान हो जाएं, इसलिए कि पत्ती के बाद वो आपका जो तना है उसमें फिर जो भुट्टे बनते हैं, जो कॉब होते हैं, उसको भी प्रभावित करता है और दाने को भी प्रभावित करने लगता है। देखेंगे कि आपका दाना सुकड़ा हुआ होगा, भुट्टे में या कॉब में दाने नहीं ठीक से बन पाएंगे और उसका आकार भी छोटे होंगे। पौधा का बढ़वार अवरुद्ध हो जाता है जब आक्रांत अवस्था में होता है और आपका एक भुट्टा यदि लगा तो उसमें भी दाने छोटे होंगे या संख्या दाने का कम हो जाएगा। किसान भाइयों, इन लक्षणों को देखकर आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। रोग को पहचानने के बाद समय रहते रोकथाम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में। तो इस तरह का लक्षण आपको शुरुआती दौर में यदि दिखाई देता है किसान भाई, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कॉपर फंजीसाइड है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएं अथवा फाइटोलान, इसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। यदि ये बाजार में आपको नहीं मिलता है तो डायथेन M45, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल के ऊपर आप स्प्रे करें। फिर दोबारा स्प्रे आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें। तब फिर आवश्यकता अनुसार, यदि आवश्यकता है कि बीमारी नियंत्रण में नहीं हो रहा है, तब आप तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक जो फफूंदनाशी है, इससे यदि शुरुआती दौर में एक आध लक्षण दिखाई दे रहा है तो इन रासायनिक फफूंदनाशी के स्प्रे करने के पूर्व यदि गौमूत्र, आप 15 से 20 दिन पुराना गौमूत्र, उसमें नीम का पत्ती गला देते हैं और उसको उस गौमूत्र के साथ नीम पत्ती गले हुए को सूती कपड़े से छानकर और 1 लीटर में 100 ml यदि मिलाकर आप स्प्रे करते हैं, इस पर भी कई वैज्ञानिकों का अनुसंधान किया हुआ है, तो हेलिम्थोस्पोडियम का बढ़वार रुकता है या जो है उसको बढ़ने नहीं देता है, फैलने नहीं देता है और नियंत्रण में रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बांसडीह बलिया के राम नारायण दुबे ने। आपने सोलर पावर संयंत्र पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं।
हमने सोलर प्लांट लगाया 2013 में। लाइट हमारे यहाँ पे बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हमने आंवले का काफ़ी बड़ा बाग लगा रखा है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी जब लाइट नहीं आती थी। तो हम जब हॉर्टिकल्चर में गए तो हमें बताया सोलर के लिए, तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्योंकि हमारे पहले से ही बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब हमें ऐसे वेट नहीं करना पड़ता बिजली का। सुबह हम लगभग गर्मियों में तो 8 बजे और सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे इसमें फुल लाइट आ जाती है 220 वोल्ट और ये पूरे दिन चलता है ये सोलर। और अब बिजली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पेड़ों में भी आसानी से पानी दे देते हैं दिन में। अब रात का वेट नहीं करना पड़ता हमें। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमने जो 70,000 रुपये दिए, ये लगभग हमारा 1.5 साल में पूरा हो गया था, क्योंकि एवरेजन 40-45 हज़ार रुपये तो साल का जमा होता है बिजली बिल में। अब हमारे वो सारा तो ये खर्चा 1.5 साल में हमने पूरा कर लिया था, जो 70,000 रुपये दिया। ये हर किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसान लगाए तो उसको एक तो जो वो देगा वो 1.5-2 साल में ही फ्री हो जाएगा और उसके बाद में रेगुलर वो दिन भर बिजली चलाएगा, ना उसको बिजली का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 3 किलोवाट का सोलर है जिससे हम 3 फेस की एसी मोटर चलाते हैं। ये हमारे वो मोटर लगी हुई है उसके अंदर, और ये मैंने ऑन कर दिया। ये 6 नोजल उठाती है गर्मियों में, और सर्दियों में अपन चलाएं तो ये लगभग 4 नोजल आसानी से चला देती है। ये यदि किसान इसको लगाए तो आसानी से 7-8 बीघा पक्की की तो वो इजीली वो कर सकता है खेती, और इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। ये हर किसान जब लगाए तो उसको इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा बिजली का, क्योंकि ये दिन भर चलता है। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है, और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ये लगभग 6-7 बूस्टर लगे हुए हैं डीसी के, जिसमें एक बूस्टर की कैपेसिटी 156 वाट के लगभग होती है। ये सारे बूस्टर का कनेक्शन होकर एक जगह इसी स्टार्टर के अंदर आ जाता है। इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें 3 फेस की मोटर चलती है, फिर पूरे दिन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और ये चलता है। इसमें 1 रुपए का भी कोई कॉस्ट नहीं, कंपनी की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 10 साल तक। और कभी हमारे तो 3 साल में अभी तक 3 रुपए का भी इसमें खर्चा नहीं हुआ। इस तरह यदि किसान भाई इसको लगाते हैं तो किसान भाई अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं जो वो बिजली के बिल में देते हैं। इसमें एक बार 50-60 हज़ार का इन्वेस्ट है, लेकिन उससे उसको फिर कभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी पैसा बचा लेगा वो। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। इसमें पहले गवर्नमेंट की लगभग 86% सब्सिडी थी और अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 60% सब्सिडी कर दी। और लेकिन उस पहले रेट ज़्यादा थी, अब इसकी रेट कम कर दी। पहले इसकी 3 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट थी, अब 5 किलोवाट की 5 लाख रुपए के लगभग रेट हो गई। पहले जब ये 3 किलोवाट का हमने लगाया था तो 5 लाख के हिसाब से 86% सब्सिडी थी, 14% हमने दिया था 70,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए 5 किलोवाट का दे रही है, तो अब अपने को लगभग 2 लाख रुपए में 5 किलोवाट का मिल जाएगा और ये अपना 3-4 साल में सारा वसूल हो जाता है जो पैसा दिया। और वो जितना हम देते हैं उसका रिटर्न हमें सामान मिल जाता है। डोरी मोटर मिल जाती है जो लगभग 30-40 हज़ार रुपये की आती है, पाइप मिलता है 300 फीट का, डोरी मिलती है, एक वो स्टील का रस्सा मिल जाता है। तो ऐसे करके हमें तो 70,000 जब गवर्नमेंट लेती है तो उसके बदले में 1 लाख रुपए का सामान भी दे देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमसे कुछ नहीं लेती। इसमें किसान को 100% फायदा है, कुछ भी किसान को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होती। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद में आयोजित किसान मेले की विशेष प्रस्तुति। कटहल के बाग में फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।